हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। प्रवीण वैष्णव पीवी सर नाम से जो हमारा चैनल है उस पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था कि ये चैनल क्यों बनाया गया है, किस पर्पस के लिए है, आप सभी के हित के लिए, आप सभी के लिए कुछ बेहतर किया जा सके, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सके, उसके लिए ये यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बनाया गया है। हाँ, डेडिकेटेडली यूपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष तौर से ये उपयोगी चैनल जो है वो सिद्ध होगा। यूपीएससी क्या है? सबसे पहले जो बेसिक बच्चा सबसे पहले प्रिपरेशन करता है, चाहे वो स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी जो है वो किस किस टाइप के एग्जाम्स करवाती है। जनरली हम जो सिविल सर्विसेज कहते हैं या जनरली हम कह देते हैं आईएएस बनना है साहब, आईपीएस बनना है साहब, तो ये आईएएस आईपीएस का एग्जाम किस तरीके से होता है, ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश आज के इस सेशन में हम करेंगे। तो वैसे ये हमारे जो सेशंस होंगे ये काफ़ी सारे पार्ट्स में होंगे, हम काफ़ी सारे पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे। आज आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक पहला पार्ट है जिसके अंदर हम यूपीएससी और सिविल सर्विसेज का एक छोटा सा पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेने वाले, एक परिचय लेने वाले हैं, ताकि जो बच्चा पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, पहली बार तैयारी कर रहा है, वो इस पार्ट को थोड़ा सा समझ सके। तो डिस्कशन जो है वो हमारा कई सारे पार्ट्स में होगा, अलग अलग पार्ट्स में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। जैसे हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, हम सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिलेबस क्या है, उसे कहाँ से पढ़ा जाए, सोर्सेज क्या होंगे और स्ट्रेटेजी क्या हो, हमारी रणनीति क्या हो, किस प्रकार से हम यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। आज सारा डिस्कशन नहीं होने वाला है, अगले कुछ पार्ट्स में, कुछ भागों में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी क्या है, जो हमारा सबसे पहला पार्ट होगा। इसको हम 5 सेगमेंट में बांट सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूपीएससी, यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, यूपीएससी क्या है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्या है, इसके बारे में डिस्कशन हमारा होगा। देन सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका भी डिस्कशन आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। और सिलेबस को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है। लंबा चौड़ा पार्ट है सिलेबस अपने आप में, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी की तैयारी में या किसी भी एग्जाम की तैयारी में अगर हमने सिलेबस को समझ लिया, बहुत अच्छे से सिलेबस को हम जानते हैं, तो हमारी आधी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ पढ़ना है, हमें ये पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, तो हमें उसे सिर्फ पढ़ना रहेगा। तो निश्चित रूप से सिलेबस जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसीलिए मैं उसके लिए डेडिकेटेडली एक सेशन आप लोगों के लिए करूंगा। उसके बाद सोर्सेज क्या हो, बुक लिस्ट क्या हो, कहाँ से पढ़ें, कौन सी पुस्तकें हमारे हाथ में होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति हो, स्ट्रेटेजी क्या हो, और कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, कौन कौन सी गलतियां होती है जो हम कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता या कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, लोअर रैंक पे आ जाते हैं, नहीं ले पाते हैं सिलेक्शन, कहाँ गड़बड़ी हो जाती है। कई बार बच्चा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाता है, वहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो उन सब के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा। तो कुछ अगले कुछ सेशंस जो हैं वो डेडिकेटेडली इन सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कशन के ऊपर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी का इंट्रोडक्शन, यूपीएससी का परिचय। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसे डेफिनेटली जब आप पॉलिटी का पार्ट पढ़ते हैं तब उसके बारे में लंबा चौड़ा डिस्कशन वहाँ पर होता है। हम यहाँ पर एक बेसिक बात करने वाले हैं कि कोई बच्चा जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नाम सुनता है, तुम्हें आईएएस बनना है साहब, बचपन से सोच रखा मुझे आईएएस बनना है, या तुम आईएएस बनना, तुम आईएएस बनना, आईएएस बनना, बने कैसे, कौन एग्जाम करवाता है, किस प्रकार से एग्जाम होता है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर हमारा होगा। बाकी यूपीएससी अपने आप में सिलेबस का एक पार्ट है। जो हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उसमें पॉलिटी वाला जो पार्ट होता है उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, कुछ संवैधानिक निकायों को हमें पढ़ना होता है, उसमें यूपीएससी भी आता है, लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव से, उस दृष्टिकोण से अभी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीएससी, शॉर्ट नाम है ये, एक एक्रोनिम जिसे कहा जाता है, छोटा संक्षिप्त रूप जिसे कहा जाता है वो यूपीएससी है। पूरा नाम इसका होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या हिंदी में कहूं तो संघ लोक सेवा आयोग। संघ, यूनियन यानी पूरा भारत जो एक यूनियन है, संघ है, उसके स्तर पर यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक ऐसा आयोग, एक ऐसा कमीशन जो पब्लिक सर्विस या लोक सेवा के लिए सिलेक्शन का काम करता है। यानी ऐसे लोगों का सिलेक्शन जो लोगों की सेवा करेंगे, लोक सेवा करेंगे, पब्लिक सर्विस देंगे, दूसरे लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करेंगे, ऐसे लोगों के लिए ये एक
आयोग है, ये कमीशन है जो कि सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा करवाता है। कई सारे एग्जाम्स करवाता है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ आपको आईएएस ही बनाएगा, आईपीएस ही बनाएगा या सिविल सर्विसेज का एग्जाम ही करवाता है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी और भी बहुत सारे प्रकार का एक बॉडी है, जो एक निकाय है, एक आयोग है, जो बहुत सारे एग्जाम्स करवाने का काम करता है। बेसिकली इसका काम क्या है, एक ऐसा कमीशन जो नेशनल लेवल पर, यूनियन वर्ड जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया के लिए यूज किया गया है, भारतीय संघ के लिए यूज किया गया है, यानी पूरे भारत में अंदर ऐसे लोगों का सिलेक्शन करना जो लोक सेवा करेंगे, पब्लिक सर्विस करेंगे, लोगों की, जनता की सेवा करेंगे। इनके द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स करवाए जाते हैं, जैसा कि एक फेमस एग्जाम जिसके बारे में हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज तो है ही। इसके अलावा एनडीए का एग्जाम अगर आप देखेंगे, सीडीएस का एग्जाम अगर आप देखेंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होती हैं वो, उसका एग्जाम अगर आप देखेंगे, कॉमर्स की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं, बहुत सारे प्रकार के और भी बहुत सारे एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो जियोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो साइंस के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं, ज्योग्राफी के, जियोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं, सब बहुत सारे एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। हम उन सब की डिटेल में अभी नहीं जा रहे क्योंकि हमारा जो प्राइम फोकस है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विसेज यानी ऐसे लोगों का चयन करना, जनरली सिविल सर्विसेज को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्जाम है, एनडीए सीडीएस आप जानते हैं, जो बच्चे सैन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं होता है। मेडिकल के कुछ एग्जाम्स यूपीएससी करवाता है, इंजीनियरिंग के कुछ एग्जाम्स करवाता है, अकाउंट्स के कुछ एग्जाम्स जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन सभी लोग जिस एग्जाम को दे सके वैसा एक एग्जाम है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई शॉर्ट में हम इसे कहते हैं, या हिंदी में सिविल सेवा परीक्षा के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी सारी, सिविल शब्द का मतलब होता है सारी जनता, सारे आम नागरिक जितने भी हैं वो सब की सेवा करने के लिए, उन सबको सर्विस देने के लिए एक एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये भी यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। ज्यादा फेमस यही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज काफी ज्यादा फेमस एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो अगर हम सीएसई की बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली ये संघ लोक सेवा आयोग जो है, सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित करने वाला एक निकाय, एक बॉडी जो है वो बन जाती है। इसके अंदर पर्टिकुलर अगर हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करें तो इसमें भी ऐसा नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे हम आईएएस ही बनेंगे और कोई एक और किसी चीज का एग्जाम हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आप आईएएस बनेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस का एग्जाम जो है, सॉरी आईपीएस की पोस्ट जो है वो आपको इसी एग्जाम को क्लियर करने से मिलेगी। इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है, भारतीय विदेश सेवा जिसे हम कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी पोस्ट्स, 24 पोस्ट, 24 पद ऐसे होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे प्रकार के पद हैं, 24 प्रकार के टोटल पद हैं, जिन 24 प्रकार के पदों के लिए ये एग्जाम करवाया जा रहा है। ये जो पर्टिकुलर एग्जाम जिसे हम सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं, ये ऐसे टोटल 24 सर्विसेज के लिए, 24 सेवाओं के लिए ये एग्जाम करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस बनने के लिए एग्जाम हो रहा है या आईपीएस बनने के लिए ये एग्जाम हो रहा है। बहुत सारी अलग 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 सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं जिनका कि ये एग्जाम होता है। हाँ, उसमें डेफिनेटली ऑल इंडिया सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम आगे के सेशंस में करेंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्स जो हैं ये पर्टिकुलरली करवाता है। हाँ, इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका ड्रीम हो आईपीएस बनना, चाहे आपका ड्रीम हो आईएएस बनना, सर मुझे तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाना है, सर मुझे तो भारतीय विदेश सेवा में जाना है, डिप्लोमेट बनना है, बाहर राजदूत एम्बेसडर बन के बैठना चाहता हूं मैं या चाहती हूं मैं, उन सभी के लिए, चाहे आपके दिमाग में कोई भी सपना हो, उसको पूरा करने के लिए एग्जाम एक ही है। यही एग्जाम आपको देना होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेटली आपको 3 स्टेज में, 3 चरणों में यह परीक्षा देनी होगी। पहला जो स्टेज है दैट इज द प्रीलिम्स, या जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने, उसमें से एक आंसर आपको बताना है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। जो गोले भरने वाला आंसर शीट जो होती है उसके अंदर बबल जो होते हैं, गोले जो होते हैं, उनको भर करके आपको आंसर देना होता है। ऑनलाइन नहीं होता है ये एग्जाम, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी मिथ होता है
कि बहुत सारे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं आज भी। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े हुए बच्चे कंप्यूटर से, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सर अनुभव नहीं है। हम वहाँ जा कर के कहीं कुछ गलत दबा देंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा, या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे, हमें कोई धक्के मार के बाहर निकाल देगा। वैसा कोई सीन नहीं है। आराम से पेपर जो है आपके सामने हाथ में होगा, आपके हाथ में जो है OMR शीट होगी, उसके अंदर आपको गोले भरने, बबल्स जो है वो फिल करने हैं, ABCD जो भी आपका आंसर है उसको अंदर फिल करना होता है। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप इसे कह सकते हैं ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ छांटने का एग्ज़ाम जो है ये हमें देखने को मिलता है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ABCD 4 चॉइस हैं आपके सामने, उसमें से कोई भी एक आंसर आपको देना होता है। लिखने का कोई सीन इसमें नहीं होता, सिर्फ गोले भरने, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा होता है मेंस का एग्जाम, जिसको हम मुख्य परीक्षा या मेंस का एग्जाम कह रहे हैं। नाम ही इसका मेंस है, या हिंदी में मुख्य परीक्षा है, यानी मेन जो एग्जाम है वो यही है। कई बार बच्चे जो है वो, सर हम तो प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, मेंस की जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। आपको अगर कोई एग्जाम पोस्ट दिला सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है, आपका सपना है IAS बनना, IPS बनना, आपको IAS IPS बना सकता है, तो वो ये मेंस का एग्जाम है, न कि प्रीलिम्स का एग्जाम। मैंने अभी आपके लिए एक शब्द यूज किया था, प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ छांटने का एग्जाम है। हिंदी में अगर हम कहें तो भीड़ छांटने का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10 से 12 लाख बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट सिर्फ 1000 है, सबको मिला के जो 24 सर्विसेज मैंने कहा है, चॉइस सेवाएं या चॉइस पद जो है वो जो आपके लिए 24 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं, उन सबको मिला करके, किसी में 10 पोस्ट है तो किसी में 20 पोस्ट है, किसी में 50 पोस्ट है, किसी में 60 पोस्ट है, किसी में 70 पोस्ट है, किसी में 100 पोस्ट है, ऐसे इन सबको मिला करके टोटल लगभग 1000, एग्जैक्ट 1000 नहीं, लगभग 1000 पोस्ट जो है वो हर साल निकलती है। किसी साल 900 ही निकलती है, किसी साल 950 है, किसी साल 930 है, ऐसे अलग अलग वो जो UPSC का नोटिफिकेशन निकलता है सिविल सर्विसेज का, उसमें अलग अलग पद जो है वो हमें दिख जाते हैं, और उसमें सारी डिटेल दी होती है, IAS के कितने पद हैं, IPS के कितने पद हैं, IRS के कितने पद हैं। तो वो सब मिला करके 1000 बच्चे लगभग जो है वो सेलेक्ट होने, लगभग, एग्जैक्ट 1000 नहीं, वो 1000 बच्चे, आप सोचो 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 1000 बच्चे जो है उनका सिलेक्शन करना है, यानी 9,99,000 बच्चे जो है उनको छांटना है, अलग करना है, बाहर निकालना है। तो ऐसे में प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो UPSC के लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है, एक बहुत ज़रूरी कदम हो जाता है। अगर UPSC प्रीलिम्स ना करवाए, सीधा मेंस करवाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 लाख बच्चों के लिए एग्जाम करवाना, और वो भी रिटर्न टाइप का। अभी हम मेंस में देखेंगे 9 पेपर हैं, 9 पेपर अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, अलग अलग उनका विषय है, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इतना बड़ा एग्जाम जो है वो UPSC के लिए संभव ही नहीं है करवा पाना। भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में ये लगभग असंभव सा कार्य है। या अगर इसको संभव किया भी जाए, ऐसा नहीं है कि ये संभव है, पर ये अगर संभव किया जाए तो ये फाइनेंशियली बिल्कुल भी वायबल नहीं है। वाणिज्यिक रूप से अगर हम देखें, आर्थिक रूप से अगर हम देखें, इकोनॉमिकली वायबल बिल्कुल भी नहीं है। इतना पैसा खर्च हो जाएगा UPSC का कि वो ये एग्जाम करवाना UPSC के लिए अपने आप में वो जो है वित्त मंत्री से बजट पास करवाना पड़ जाएगा अलग से, कि हमारे लिए एक अलग से बजट दो तो हम ये एग्जाम करवा पाएंगे। तो इतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता ये चीज़, इसलिए प्रीलिम्स का एग्जाम करवाया जाता है सबसे पहले, ताकि प्रारंभिक परीक्षा में उस भीड़ को छांटा जा सके और उसके बाद मेंस के एग्जाम की तरफ बढ़ा जा सके। जो प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करके जो बच्चे आएंगे वो मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। सिलेक्शन आपको मेंस ही दिलाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, मेंस में आप नहीं बैठे थे, या मेंस आपने नहीं दिया था, या दिया था लेकिन हमारा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, आपको कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली, आपको कोई सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। इसलिए हर बच्चा जो सबसे पहले दिमाग में टारगेट लेता है, सर प्रीलिम्स पहले तैयार करेंगे फिर मेंस की देखी जाएगी, बहुत गलत अप्रोच है। एक साथ सारी जो 3 स्टेजेस हैं उनको एक साथ तैयार किया जाता है, एक साथ प्रिपेयर किया जाता है, तीनों पर एक साथ काम करने की जरूरत होती है। आप पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। सब कुछ आपस में मिक्सड है, तो सबको एक साथ ही हमें प्रिपेयर करना होता है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद आप मेंस का एग्जाम देंगे। 9 पेपर्स होंगे, अभी डिस्कशन हम करेंगे आगे कि 9 पेपर कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, सारी बात हम करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, यानी जैसा आपने स्कूल में या कॉलेज में एग्जाम दिया है, हमेशा से बचपन से जैसा आप देते आए हैं, एक क्वेश्चन लिखा होता है आपके सामने और उसका आंसर लिखना होता है, आपको खुद लिखना होता है।
आपसे पूछा गया है बताइए भारत की जो जीडीपी है वो उसकी क्या स्थिति है, कैसे चल रही है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ऐसा यूपीएससी पूछती नहीं है, पर मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए भारत का जो है भौगोलिक विस्तार कैसा है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है, जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो कैसा है, इससे इंडिया को क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने है तो डेफिनेटली आपको उसका एक लंबा चौड़ा आंसर देना होगा। कुछ वर्ड लिमिट होती है, उस पर भी बात करेंगे, वर्ड लिमिट कितनी ज़रूरी है, क्या है, सबके बारे में डिस्कशन हमारा होगा। तो हमें एक आंसर लिखना होता है, लिखना है आपको अपने लैंग्वेज के अंदर, उसको लिखना है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, अपना मीडियम जो है किस लैंग्वेज में आप वो पेपर देना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आप डिसाइड कर लेंगे, मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ हिंदी में लिखिए, मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ इंग्लिश में लिखिए, और भी किसी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं। 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची की अंदर जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं उनमें से कोई सी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। भाषा आपके सामने कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ बच्चों के लिए दिक्कत बन जाती है, उसके बारे में भी डिस्कशन आगे हमारा होगा। तो रिटन टाइप का ये एग्जाम होता है, लिखित प्रकार की ये परीक्षा होती है, आपको आंसर लिखना होता है। एंड देन लास्ट स्टेज होता है, ये दोनों स्टेज देने के बाद में आप आते हैं इंटरव्यू की स्टेज में। इंटरव्यू साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है इसको चेक करने के लिए होता है। कई बार बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए भी रटते हुए देखे जाते हैं, खासतौर से जब स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वहां पर यही ट्रेंड होता है। ज़्यादातर जगहों पर आप जाएंगे, इंटरव्यू पैनल जो है आपसे कुछ फैक्ट पूछेगा, बताओ भारत की जीडीपी इस साल कितनी रही या कितनी ग्रोथ रही, इस प्रकार के फैक्ट पूछेगा, और अगर आप वो आंसर नहीं दे पाए हैं तो आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा स्टेट पीसीएस में होता है। यूपीएससी ऐसा नहीं करती है, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहती है, आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहती है, आप कितना अच्छे से जवाब दे पाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, सर इस बारे में जानकारी अभी नहीं है, या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कोई एक कॉन्फिडेंस वाला आंसर जो है वो आपसे उम्मीद करती है यूपीएससी। आपने गलत जवाब दे दिया, आप जवाब नहीं दे पाए, ये सब चीज़ें नहीं देख रही वो, आप कितना बेहतर तरीके से अपना जवाब दे पा रहे हैं, चाहे वो हाँ में दे रहे हैं, ना में दे रहे हैं, नहीं आता तो मना किस प्रकार से कर रहे हैं, ये यूपीएससी चेक करती है। तो इंटरव्यू के बारे में भी हम अगले कुछ सेशंस के अंदर और डिटेल में बातें जो है वो करेंगे। तो मोटा मोटी एग्जाम का जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस प्रकार का है। 3 स्टेजेस में एग्जाम हो रहा है। प्रीलिम्स है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी बीड़ छांटने का एग्जाम है। बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उस बीड़ को छांटना है यूपीएससी को। पहला यूपीएससी का जो टारगेट है वो यही है कि इस बीड़ को हटाया जाए, काम के बच्चों को इस पूरी भीड़ में से निकाल करके लाया जाए। वो काम के बच्चे मीन्स का एग्जाम देंगे। मीन्स का एग्जाम रिटन टाइप का होता है। टोटल 9 पेपर हैं, 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कशन करेंगे, और देन उसके बाद आप इंटरव्यू साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जैसा मैंने आपको कहा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपको बताना है, A है या B है या C है या D है। आपको कोई लिखने का काम यहाँ पर नहीं करना होता है। ये अगेन 2 पेपर होते हैं इसके अंदर। जिस दिन प्रीलिम्स होता है सुबह से लेकर शाम तक में एक ही दिन में 2 पेपर जो है वो आपको देने होते हैं। पहला पेपर कहलाता है GS पेपर 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, या जनरली हम इसे GS पेपर 1 के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जनरली कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है। यूपीएससी ने ये इतना ही लिखा है। आप ये सोच रहे होंगे सर हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा, कहीं लिखा है यूपीएससी ने अपने सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ नाम दिए हैं सब्जेक्ट्स के। हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, भारत की राज व्यवस्था पढ़नी है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पढ़नी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला पार्ट, एंड इन सब से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स का पार्ट, सामान्य जो समसामयिकी जो पार्ट चल रहा है वो, ये सब मिला करके टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर आपके सामने प्रकट होता है। जो प्रीलिम्स का पहला पेपर जिसे हम कहते हैं, या पेपर 1 GS पेपर 1 के नाम से जिसे हम जानते हैं, 100 क्वेश्चन 100 प्रश्नों का पेपर आपके सामने प्रकट होता है। हर क्वेश्चन को सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1/3 मार्क्स जो है, 1/3 नंबर जो है वो आपके कट जाएंगे, यानी 0.67 या 6666 मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे। 1/3 नंबर जो है वो आपके कटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मारते रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तुक्के मारने से काम नहीं चलेगा। अगर आप श्योर हैं या थोड़ा बहुत अंदाजा है कि हाँ यही आंसर सही हो सकता है तभी तुक्के मारें, वरना तुक्के मारने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर काम करती है। तो टोटल अगर आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे तो 200 में से 200 नंबर ले आएंगे, जो कि लगभग असंभव सा कार्य हो नहीं पाएगा।
पर ऐसे ही खुश होने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 200 मार्क्स हैं, जिसमें से कट ऑफ डिसाइड होती है। जो जितने बच्चे यूपीएससी लेना चाहती है, मान लीजिए यूपीएससी के सामने जो है 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दिया प्रीलिम्स का, भरते 10 से 12 लाख बच्चे फॉर्म में, लेकिन 4 से 5 लाख बच्चे प्रीलिम्स देते हैं। तो अब उन 4 लाख बच्चे मान लेते हैं, 4 लाख बच्चों ने जो है वो प्रीलिम्स दिया है। अब 4 लाख बच्चों में से उनको मेंस वाले बच्चे छांटने हैं, तो वो एक नंबर डिसाइड कर लेंगे कि 200 में से जो 80 नंबर ले आया वो मेंस के लायक है, या 200 में से जो 85 नंबर ले आया वो मेंस के लायक है। उसको हम कट ऑफ कहते हैं। वो उसके लिए हम एक शब्द यूज़ करते हैं, कट ऑफ। आप जनरली ज़्यादातर बच्चे कट ऑफ समझते होंगे, पर नहीं समझते तो हम उसे कट ऑफ के नाम से जानते हैं। कट ऑफ हर साल वेरी करती है, ऐसा नहीं है कि हर साल एक ही टाइप की कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी। पेपर जनरली टफ हो तो कट ऑफ लो जा सकती है, पेपर जनरली इजी हो तो कट ऑफ हाई जा सकती है। इजी होगा तो ज़्यादा बच्चे पास हो रहे होंगे, तो उनको नंबर ज़्यादा रखने पड़ेंगे। 200 में से ज़्यादा नंबर जो लाएगा उसे ही हम लेंगे। तो जनरली इस साल जैसे अगर हम 2025 का प्रीलिम्स अगर हम देखें तो 85 के आसपास कट ऑफ जाती हुई हम मान रहे हैं कि 85 के आसपास जो है 2-4 नंबर ऊपर नीचे, ऊपर ही होंगे, नीचे होने के चांस कम है। तो 85 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यानी 200 में से जिसके 85 नंबर आ रहे हो, 85 आ रहे हो, 87 आ रहे हो, 90 आ रहे हो, तो वो लगभग मान के चले कि वो मेंस का एग्ज़ाम देने की स्थिति में है। मेंस जो होगा अभी वो दे सकता है। तो ऐसे कट ऑफ जो है वो डिसाइड होती है इस पेपर की। सिर्फ जीएस पेपर 1 की कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगी। जीएस पेपर 2 का कट ऑफ से कुछ लेना देना नहीं है। जीएस पेपर 2 जो है, या जिसे हम सीसेट पेपर 2 कहते हैं, सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। सिविल सेवक जो होगा उसके पास में एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, और वो एप्टीट्यूड का टेस्ट करेंगे। ये एप्टीट्यूड को मैं वैसे एप्टीट्यूड अपने आप में एक बड़ा शब्द है, व्यापक शब्द है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, पर हम सामान्य भाषा में इसे कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता कितनी है, मेंटल एबिलिटी कितनी है, मानसिक योग्यता कितनी है। जो बच्चा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना जा रहा है उसका टेस्ट करते हैं, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के यूपीएससी के अपने कुछ तरीके हैं, जैसे वो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हैं, इसके अंदर रीजनिंग का यूज़ करते हैं, और थोड़ी बहुत मैथ्स, क्लास 10th लेवल तक की जो मैथ्स है उसका उपयोग करके मानसिक क्षमता को जांचने का काम करते हैं। पहले ये भी पेपर जो है वो कट ऑफ में अपना एक योगदान देता था, लेकिन 2014 के बाद से जब से यूपीएससी ने सिलेबस में थोड़े और चेंजेस किए हैं, परीक्षा पैटर्न में चेंजेस किए हैं, तब से इसको एक क्वालिफाइंग टाइप का पेपर बना दिया गया है। यानी इसको पास करना है आपको। पास कितना करना है? 200 नंबर का पेपर है ये, आपको इसमें से 67 मार्क्स जो है वो लाने होंगे। इसका कट ऑफ में कोई रोल नहीं है, आप 67 से ऊपर कितने भी लाइए, आप 77 लाइए, आप 90 लाइए, आप 167 लाइए, कोई लेना देना नहीं है। आपको 67 से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, 67 से ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं। 200 नंबर का ही पेपर है, 80 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं। तो 80 प्रश्न का पेपर अगर आप देंगे, उसमें से 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसमें से आपके जितने सही होंगे, जितने गलत होंगे, उनकी नेगेटिव मार्किंग निकाल करके टोटल 67 से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं। इससे ज़्यादा कितने भी लाइए, कहीं भी काउंट नहीं होने वाले हैं। तो बच्चे जनरली जो है 80 नंबर का एक टारगेट ले लेते हैं, 75 से 80 नंबर हमारे आ जाए या उससे थोड़े ज़्यादा आ जाए, बस हमारा काम हो गया। कई बार इस चक्कर में सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करनी, इस चक्कर में बच्चे जो है सीसेट को कई बार लाइटली भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की हालत जो है वो ख़राब भी हो जाती है। तो सीसेट का पेपर को इतना भी लाइटली लेना गलत अप्रोच जो है वो हमारी हो जाती है। तो सीसेट को उस अप्रोच से हमें पढ़ना है कि आप अपने हिसाब से टारगेट ले सकते हैं। सर मेरा सीसेट वीक है, मैं तो 100 नंबर का टारगेट लेके चलता हूँ या चलती हूँ। आप अपने अपने हिसाब से ये टारगेट जो है वो व्यक्ति का डिसाइड हो सकता है। तो वो हमें क्वालिफाई करना है सीसेट के पेपर को। उसके बाद जीएस पेपर 1 को, उसमें हम जितने क्वेश्चन करेंगे वो हमारी कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, वहाँ भी जो कट ऑफ आएगी उससे ज़्यादा हम कितने भी मार्क्स लाएं वो जुड़ने का ही नहीं वाले। मान लीजिए 85 की कट ऑफ जाती है और हम 100 नंबर लाए हैं, 120 नंबर लाए हैं, तो उसे 120 नंबर से एक्स्ट्रा जो आप 35 नंबर एक्स्ट्रा लाए हो, 85 की कट ऑफ है और आप 120 नंबर लाए हो, तो 35 नंबर आपके पास में एक्स्ट्रा है, उसका कोई एडवांटेज, कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। इससे आगे आप कितना भी लाइए उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा, ना तो कोई रैंक में आपके लिए फ़ायदा होने वाला है, ना ही आपके मेंस में किसी तरीके से वो मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ भी कट ऑफ क्लियर करनी है, कट ऑफ वेरी करती है। यहाँ फिक्स है कि 67 से ज़्यादा मार्क्स जो है वो हमें लाने हैं। कुल मिलाकर के दोनों ही स्टेज में अगर आप देखेंगे तो हमें सिर्फ जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं, जितने अंकों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा अंक लाने हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं।
चाहे वो 1 नंबर ज्यादा लाइए या 100 नंबर ज्यादा लाइए, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके का एक सेट जो है या पैटर्न जो है वो यूपीएससी ने यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए बना रखा है। ऐसा क्यों है? अगेन, जो पहले हमने एक कंसेप्ट समझा, बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, इतने बच्चों के लिए सीधा मेंस का एग्जाम करवाना प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, हम उसको नहीं करवा सकते, या करवाएंगे तो अलग से बजट जो है वो हमें पारित करवाना पड़ जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा वो एग्ज़ाम। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से कंडक्ट करवाया जा सके, भीड़ को कम किया जा सके, स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में, अपने एक हथियार के रूप में, एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को काम में लेती है। राइट, तो प्रीलिम्स की बात अब आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगी कि हाँ, प्रीलिम्स जो है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 जिसे हम कहते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, दूसरा सी सेट का पेपर कहलाता है। दोनों ही हैं तो क्वालिफाइंग टाइप के, मतलब हमें जितने मार्क्स है उतने पार करने हैं, पर सी सेट में नंबर फिक्स है, 67 से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं। 68 ले आओ आपका काम हो गया, 69 ले आओ आपका काम हो गया। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो हम जनरली ये मान के चलते हैं, बच्चा जनरली पकड़ के चलता है कि हाँ 90 नंबर आ जाए, 85 से 90 नंबर आ जाए, या उससे थोड़े और ज़्यादा आ जाए, 90 95 नंबर, 90-95 मार्क्स तक अगर हम पहुँच जाएँ तो हाँ, हम मेंस देने की स्थिति में होंगे। इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा डेफिनेटली आप में से, इतना भोला बच्चा तो आप में से कोई नहीं होगा कि हाँ सर हमने क्वेश्चन तो और भी आ रहे थे लेकिन हमने छोड़ दिए, सर हो रहे ना हमारे इतने क्वेश्चन हमने कर लिए कि हमारे 90 नंबर हो जाएंगे, तो बाकी और भी क्वेश्चन आ रहे थे पर हमने छोड़ दिए। वैसा तो आप डेफिनेटली नहीं करोगे, ज़्यादा अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप करेंगे। इस तरीके का प्रीलिम्स का पेपर जो है वो हमारा होता है। नेक्स्ट आता है मेंस का पेपर। मेंस का पेपर रिटन टाइप का होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, लिखित प्रकार का होता है, यानी यहाँ पर आपके सामने पेपर होगा और उस पेपर का पेपर में क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे। यहाँ कोई एबीसीडी वाला सिनेरियो नहीं है। इसमें पेपर ए जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस का होता है, 2 पेपर को पेपर ए और पेपर बी बोला जाता है। ये दोनों क्वालिफाइंग टाइप के होते हैं। अगेन ये क्वालिफाइंग टाइप के हैं, मतलब 300 नंबर के पेपर है, 25% नंबर हमें लाने हैं, यानी 75 नंबर, 300 का 25% होता है 75 नंबर। 75 से ज़्यादा आप कितने भी नंबर लाइए इन दोनों पेपर में, पेपर ए और बी जो आपको दिख रहा है, ये आपके कहीं जुड़ने नहीं वाले, इनसे आपकी कोई रैंक नहीं डिसाइड होगी, बस आपको क्वालिफाई करना है। जितने नंबर की आवश्यकता है उससे 1, 2, 5, 10 कितने भी नंबर ज़्यादा ले आइए ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। बस उससे ज़्यादा आपसे कोई मेहनत करके या बहुत ज़्यादा लिख करके हमें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे जो हमारी लास्ट मार्कशीट में जुड़ेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। क्वालिफाई करना है, यानी 75 से ज़्यादा मार्क्स ले आए तो आप ये दोनों पेपर पास कर चुके हैं। इन्हें सिर्फ पास करना है आपको, 75 से ज़्यादा मार्क्स लाना है। 300 मार्क्स के ये क्वेश्चन पेपर है। पहला है इंडियन लैंग्वेज। जनरली नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो है वो हिंदी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी लें। पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमी, बंगाली, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है, 8th शेड्यूल जो है, उसके अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी भी भाषा में ये पेपर दिया जा सकता है। हम तो सर पंजाबी, हमें हिंदी नहीं आती, हम पंजाबी में लिखेंगे, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सर उड़िया हैं, हमें उड़िया आती है, हमें पंजाबी नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, बंगाली नहीं आती है, आप उड़िया में दीजिए पेपर, पर आपको 300 में से 75 नंबर लाने हैं, 75 या उससे ज़्यादा नंबर जो है वो आपको लाने हैं। दूसरा जो पेपर है वो इंग्लिश है, यहाँ कोई और लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी टाइप का पेपर है। इसमें भी आपको 300 में से 75 मार्क्स जो है, 75 मार्क्स जो है वो लाने हैं। ये दोनों क्वालिफाइंग टाइप के पेपर है। आगे जो पेपर आपको दिख रहे हैं, 2 पेपर हमारे ये हो गए, टोटल 9 पेपर्स हैं, 9 में से 2 पेपर ये हैं। अब बचते हैं 7 पेपर्स। 7 में से एक पेपर जो होता है वो ऐसे कहलाता है, इसको पेपर 1 कहा जाता है। ये ऐसे निबंध के नाम से जाना जाता है। इसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसमें आप जितने भी ज़्यादा नंबर लाएंगे आपकी रैंक उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, आप उतना ही ऊपर आते चले जाएंगे। जितने कम नंबर लाएंगे डेफिनेटली आप उतना ही नीचे जाते चले जाएंगे, सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। यानी अब जो पेपर्स की हम बात करने वाले हैं, बाकी के जो 7 पेपर्स आपको दिख रहे हैं, ये 7 पेपर्स हमारी रैंक डिसाइड करेंगे। इनमें आप जितना लिखोगे, जितना लिखोगे, मतलब ये यूनिवर्सिटी वाला मामला नहीं है, अरे सर हम सप्लीमेंट्री ले लेकर के एक ही क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर लिख रहे हैं कि एग्जामिनर 10 में से 8 तो दे ही देगा, वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। अच्छा भी होना चाहिए आंसर, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अच्छा आंसर क्या होता है, कैसे होता है। पर आप यहाँ जितना बढ़िया परफॉर्म करोगे उतने आपके मार्क्स जुड़ेंगे और उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक या अच्छी रैंक के नज़दीक बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
तो पहला पेपर जो है पेपर 1 के नाम से हम इसे जानते हैं, दिस इज नॉन एज ऐसे पेपर या निबंध का पेपर कहलाता है। फिर आते हैं 4 पेपर जो जीएस पेपर कहलाता है, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 पेपर जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ये 4 पेपर पूरे के पूरे ये हैं। निबंध का 1 पेपर, 4 पेपर, ये टोटल 5 पेपर की बात कर चुके हैं। इन जीएस पेपर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है, इसके बारे में हम सिलेबस में बात करेंगे। आगे सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, वहां पर हम बात करेंगे कि पेपर 1 में क्या है, हिस्ट्री है कि ज्योग्राफी है, पेपर 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये सब बातें हम आगे करेंगे। और लास्ट पेपर 6th एंड 7th जो होगा वो कहलाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर। ये एक ऐसा मामला है जहां आप कुछ चूज कर सकते हो। यहां आपके पास में चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं, यूपीएससी ने डिसाइड कर लिया ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ यूपीएससी ने कहा कि कोई एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से पढ़ के आया हो सकता है, उसका स्कूल का बैकग्राउंड, कॉलेज का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हो सकता है, वो इन पेपर में एकदम टॉप कर जाएगा। अपने जैसा बच्चा, एक सामान्य बच्चा जो होगा वो नहीं कर पाएगा, हमें तो आता ही नहीं था सर। तो आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपको कौन सा विषय जो है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छा आता है। हमें सर ज्योग्राफी अच्छा आता है, आप ज्योग्राफी ऑप्शन ले लीजिए। हमें सर हिस्ट्री अच्छा आता है, आप हिस्ट्री ऑप्शन ले लीजिए। हमें तो सर मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, मैथमेटिक्स ऑप्शन ले लीजिए। ऐसे एक बहुत लंबी लिस्ट, 48 ऑप्शनल की लिस्ट जो है वो आपके सामने यूपीएससी ने यहाँ पर दे रखी है। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हमारा अलग से होगा, पर मोटा मोटी ये है कि 2 पेपर ऑप्शनल के आपके सामने होने वाले हैं, जहां आप कुछ ऑप्शनल शब्द का मतलब, या हिंदी में वैकल्पिक विषय हम कहते हैं, हमारे सामने विकल्प है, हम इसमें से किसी एक को ले सकते हैं। पेपर तो देना है, ऐसा नहीं है कि पेपर ही नहीं देंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। पेपर तो देना है, पर किस विषय का देना चाहते हो, किस सब्जेक्ट का देना चाहते हो, ये यूपीएससी ने आपके सामने एक ऑप्शन दे दिया, एक विकल्प दे दिया कि हाँ हमें लगता है हम हिंदी जानते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी में दीजिए। हिंदी लिटरेचर आता है हमें, हिंदी साहित्य आता है, दीजिए। हमें इंग्लिश लिटरेचर आता है, दीजिए। बोडो लिटरेचर आता है, दीजिए। जो भी आता है आपको, हमें तो सर कन्नड़ लिटरेचर आता है, कन्नड़ साहित्य आता है, दीजिए। बहुत सारे साहित्य के पेपर्स हैं यहाँ पर, और भी बहुत। हमें हॉर्टिकल्चर आता है, दीजिए। हमें मेडिकल साइंस आती है, दीजिए। हमें लॉ आता है, विधि के एक्सपर्ट हैं हम, लॉ के एक्सपर्ट हैं, उसमें दीजिए, उसका पेपर दीजिए। अकाउंटेंसी का दीजिए। बहुत कुछ, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो यूपीएससी ने यहाँ पर आपके लिए बना रखे हैं। आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करिए, उसी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया तो ज्योग्राफी ऑप्शन का ही पेपर 1 होगा, ज्योग्राफी ऑप्शन का ही पेपर 2 होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, सब्जेक्ट एक ही चूज करना है, एक ही उस पूरी लिस्ट में से एक आपको सेलेक्ट करना है, उसी से उसी सब्जेक्ट का 2 पेपर जो है, पेपर 1 और पेपर 2 आपके सामने प्रकट होंगे। उसके आंसर जो है वो आपको लिखने रहेंगे। वो डिटेल में डिस्कशन, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, किस प्रकार से व्यवस्था है, क्या चीज़ें हैं, वो सब के बारे में डिटेल डिस्कशन ऑप्शनल के लिए पूरा डेडिकेटेडली एक सेशन आप लोगों के लिए मैं करूँगा। तो ऐसे ये टोटल पेपर है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इस तरीके से देखें तो पेपर ए जो था, जैसे कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज हमने देखा, अनिवार्य भारतीय भाषा, 3 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन इसमें से आपको 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। कट ऑफ है, ये कट ऑफ की तरह आप इसको समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा कितने भी लाएंगे, 75 की जगह 175 भी लाएंगे तो वो आपकी रैंक में कहीं नहीं जुड़ने वाले हैं, आपकी रैंक को डिसाइड नहीं करेंगे, आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करेंगे। 75 से ज़्यादा कितना भी लाइए वो नहीं डिसाइड करेंगे। 75 से कम ले आए या 75 से ज़्यादा लाए, यही मैटर करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप 75 से कम ले आए तो आगे आपने कितने ही अच्छे पेपर लिखे हो, यूपीएससी चेक भी नहीं करने वाली उनको। जब तक आपने ये दोनों पेपर क्लियर नहीं कर लिए, जो क्वालिफाइंग टाइप के जो पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी, जब तक आपके ये दोनों क्लियर नहीं हो, सबसे पहले यही चेक होंगे। अगर आपने ये क्लियर कर लिए हैं तभी आपके बाकी के पेपर्स चेक होंगे। यूपीएससी को पता है जब कि ये क्लियर नहीं करने पर इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होना, तो वो अपना समय क्यों बर्बाद करने वाली है इन सब पेपर्स को चेक करने में। आपने यहाँ भले कितना ही बहुत शानदार लिख दिया हो, सर आपने मेरे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल के पेपर चेक किए होते तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ले आता या ले आती, कितना ही अच्छा लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है जब तक आप यहाँ पर क्लियर नहीं हुए हैं। सेकंड जो इंग्लिश का पेपर है उसमें भी यही कहानी है, 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने हैं 300 में से। 25% की कट ऑफ यहाँ इन दोनों पेपर्स में डिसाइडेड है। अब जो पेपर है वो आपको रैंक दिलाएंगे, यहाँ जितने ज़्यादा मार्क्स उतनी बढ़िया रैंक, या उतना सिलेक्शन के निकट आप बढ़ेंगे, और सिलेक्शन के से ऊपर निकल गए हैं, मार्क्स इतने आ गए हैं कि सिलेक्शन से ऊपर है, तो फिर आप अच्छी रैंक की तरफ जो है वो बढ़ेंगे।
पेपर 1 ऐसे का, फिर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये सब आप देखिए 250 250 250 250 मार्क्स के। ऑप्शनल के भी जो 2 पेपर होंगे, जो भी आप ऑप्शनल चूज करेंगे वो 250 250 यानी 500 नंबर का ऑप्शनल आपका होने वाला है, 1000 नंबर का जीएस वाला पार्ट आपका होने वाला है, और ऐसे का 250 250 मार्क्स का पार्ट आपका होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के 1000 प्लस 500 1500 प्लस 250 यानी 1750 1750 मार्क्स जो हैं, उनमें से आप जितने ज्यादा लाएंगे उतना आप सिलेक्शन के नजदीक या सिलेक्शन से ऊपर निकल चुके हैं। तो सिलेक्शन से ऊपर अगर आप निकल चुके हैं तो आप रैंक की तरफ, एक अच्छी रैंक की तरफ जो है यहां पर बढ़ पाएंगे। फिर 500 मार्क्स ऑप्शनल के, 1000 मार्क्स जीएस के और 250 ऐसे या निबंध के हमें देखने वाले। 1750 टोटल अगर आप देखेंगे तो 1750 मार्क्स, 1750 नंबर जो है वो आपके यहाँ पर बनते हैं। ये 300 मार्क्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये 300 मार्क्स का पेपर है और पेपर भी, इन दोनों को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लाना है। ज़्यादा लाई है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इच्छा है सर हम 75 पे क्यों अटके हैं, 175 लाएंगे, 275 लाएंगे, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं जुड़ेंगे नहीं मार्क्स, राइट। एंड देन लास्ट स्टेज होगा 275 मार्क्स का इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं। 275 नंबर का ये होने वाला है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप ऐसे ऊँग रहे हैं, ऐसे ऊँग तो नहीं रहे हैं। एक अगर आपको एक सिविल सेवक बनाया जा रहा है, आपको एक आईएएस बनाया जा रहा है, आपको एक आईपीएस बनाया जा रहा है, तो कम से कम आपकी पर्सनैलिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, वो इतना अच्छा तो हो कि आपसे, क्योंकि आप एक सिविल सेवक हैं, जो आम नागरिक है उसकी सेवा करने जा रहे हैं, तो उसके साथ में आपको कई बार डील करना पड़ेगा। कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, कुछ आएंगे जो आपको धमकाएंगे, कुछ आएंगे जिनको आपको धमकाना पड़ेगा। तो क्या आप में वो पर्सनालिटी है, क्या आपका व्यक्तित्व वैसा है कि आप उन परिस्थितियों को डील कर पाएंगे, तो ही आपको सिविल सेवक बनाया जाए। ये देखने के लिए आपका एक पर्सनालिटी का असेसमेंट जो है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन जो है वो यहाँ पर किया जाता है। डिटेल में बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में भी हम, और ये एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर, मोटा मोटी खाका जो है वो यूपीएससी की परीक्षा का, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसे हम कहते हैं, सिविल सेवा परीक्षा जिसे हम कहते हैं, उसका हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों को बात पूरी तरीके से अब समझ आई होगी कि ये एग्जाम जो है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, इसमें किस किस तरीके के पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं और उनका कितना कितना महत्व है, कितनी कितनी वैल्यू है। अब हर एक पेपर के बारे में और डिस्कशन, प्रीलिम्स का भी जो है, मेंस के जो हैं और इंटरव्यू वाला जो पार्ट है, वो हम अगले सेशंस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है, क्या अप्रोच हो, क्या स्ट्रेटेजी हो, कहाँ से पढ़े, क्या करे, सिलेबस क्या है, सब चीज़ें समझेंगे। सेम ऐसे ही मेंस का समझेंगे हम। ऑप्शनल के बारे में भी पूरा एक डिटेल सेशन जो है वो हम रखेंगे, और देन ऐसे ही हम इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। आप हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट में जैसा भी आपको लगा है आप डेफिनेटली उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, कितना उपयोगी आप लोगों के लिए रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा है, आपके ऐसे और भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको कि इसकी ज़रूरत, आपको लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, तो आप डेफिनेटली इसे शेयर भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां, हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि हाँ, लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है। जितने लाइक और कमेंट आएंगे, जितने सब्सक्रिप्शन आएंगे, उसी से हमें पता चल पाता। मैं आपको कह करके बता सकता हूँ, आप लोग सिर्फ लाइक, कमेंट या सब्सक्रिप्शन से ही मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये जो क्लासेस हैं, ये जो सेशंस हैं, ये कितने पसंद आ रहे हैं। तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन के द्वारा ये प्रोत्साहन जो है वो हमें देते रहें कि हम प्रोत्साहित होते रहें, आप लोगों के लिए ऐसा ही और बढ़िया अच्छा कंटेंट जो है वो लेकर के आ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन को हम यही विराम देंगे। थैंक यू एवरीवन।